तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी। ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है। आज हम बात करेंगे फिल्म फर्ज की, जिसके हीरो थे जलाल आगा। चौंक गए ना आप? चौंकिए मत। आप सोच रहे होंगे कि फिल्म फर्ज तो जितेंद्र साहब की है, तो मैं जलाल आगा क्यों कह रहा हूं? मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। ये वही गीत है, ये वही गीत है। मेरे हर वीडियो में किस्मत की बात होती है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में भी व्यक्तित्व चाहे जो भी हो, लेकिन उसका हीरो किस्मत ही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह किस्मत से मिली फिल्म फर्ज जलाल आगा की किस्मत से निकल गई, और फिल्म फर्ज जलाल आगा की किस्मत से निकलकर जितेंद्र साहब की झोली में आ गिरी। उन दिनों जितेंद्र हिंदी सिनेमा में बेहतर काम की तलाश कर रहे थे। हालांकि जितेंद्र साहब की बतौर नायक गीत गाया पत्थरों ने रिलीज हो चुकी थी, उसके बावजूद भी हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के लिए जितेंद्र साहब लगातार संघर्ष कर रहे थे। जितेंद्र साहब के इस अथक संघर्ष को देखकर किस्मत उन पर मेहरबान होना चाहती थी। किस्मत एक मौका ढूंढ रही थी। मौके की एक खास बात है, वो मिलता जरूर है, आपको उस मौके को पहचानना होता है। अगर आपने उस मौके को पहचान लिया तो आप फिल्म फर्ज से जितेंद्र साहब की किस्मत को देखिए, और अगर आपने उस मौके को नहीं पहचाना तो इस कहानी के दूसरे किरदार जलाल आगा साहब को देखिए। मैंने ये गीत जब गुनगुनाया, सज गई है ख्यालों की महफिल। सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। जानेंगे इस बेहद रोचक कहानी को वो फिल्म जलाल आगा साहब ने क्यों नहीं की, और जितेंद्र साहब के इस फिल्म के सुपर डुपर हिट हो जाने से जितेंद्र साहब को किस्मत ने फिर पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जितेंद्र साहब की वो कौन सी गंदी आदत है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी कोई करता है क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। हिंदी सिनेमा में बहुत ही कम ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने जूनियर आर्टिस्ट से सुपरस्टार तक का सफर तय किया। इसी क्रम में जितेंद्र साहब का नाम एक जीती जागती मिसाल के रूप में कायम है। जितेंद्र साहब ने अपने जिंदगी के शुरुआती 18 साल मुंबई के गिरगाम चौल में गुजारे। उनके पिताजी और अंकल फिल्मों में ज्वेलरी सप्लाई का काम करते थे। पिता के स्वर्गवास के बाद जितेंद्र को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एक दिन उनके मन में ख्याल आया और वो अपना ख्याल लेकर अपने अंकल के पास गए और उन्होंने अपने अंकल से कहा कि अंकल, मुझे फिल्म निर्देशक वी शांताराम जी से मिलवा दीजिए। वहीं दूसरी तरफ जलाल आगा साहब के जीवन की पृष्ठभूमि को समझे। जलाल आगा साहब ने बहुत ही कम उम्र में फिल्मों में कदम रखा। जलाल आगा साहब को फिल्मी गलियारों में मिस्टर हसमुख के नाम से जाना जाता था। जलाल आगा साहब के पिता आगा साहब, जो खुद ही एक मजे हुए कलाकार थे, जो उस दौर के बहुत ही बड़े कॉमेडियन के रूप में जाने जाते थे। आगा साहब का नाम फिल्मों में एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। क्योंकि आगा साहब फिल्मों से जुड़े हुए थे तो उनके मित्र हमेशा उनको सलाह देते थे कि तुम अपने बेटे को एक्टिंग की ट्रेनिंग दो। बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन आगा साहब को ये बात पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि जलाल सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ सिनेमा के एक कामयाब कैमरामैन रविकांत नागाइच फिल्म निर्देशक बनने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक स्क्रिप्ट भी लिखवाई थी। जी हाँ दोस्तों, ये वही स्क्रिप्ट फिल्म फर्ज की थी। फिल्म फर्ज का स्क्रिप्ट लेकर कई फिल्म स्टार्स से मिले, मगर कोई भी स्टार इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, क्योंकि कैमरामैन रविकांत नागाइच के पास निर्देशन का कोई अनुभव नहीं था और कोई भी अनुभवहीन खिलाड़ी के साथ खेलना नहीं चाहता। रविकांत नागाइच काफी परेशान हो चुके थे। तभी उनकी मुलाकात
फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे के पास आउट जलाल आगा से होती है। जलाल आगा तब तक 2-3 फिल्मों में काम कर चुके थे। जलाल आगा साहब को फिल्म फर्ज के हीरो के रूप में रविकांत नगाइच देखने लगे थे। उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई। जलाल आगा साहब को स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए अपनी हामी भर दी। देखते ही देखते रविकांत नगाइच ने जलाल आगा साहब को फिल्म फर्ज के लिए बतौर नायक साइन कर लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जलाल आगा साहब को एक बात पता चली और वो बात ये थी कि फिल्म फर्ज उन्हें अपने पिता आगा साहब के सिफारिश से मिली है। जलाल आगा साहब की खुददारी जाग गई और उन्होंने अपने जगे हुए खुददारी के साथ रविकांत नगाइच की वो फिल्म करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये फिल्म मेरे टैलेंट के बल पर नहीं बल्कि सिफारिश के बल पर मिली है। रविकांत नगाइच एक बार फिर से परेशान हो गए। आखिरकार रविकांत नगाइच ने नए कलाकार जितेंद्र से बात की। जितेंद्र साहब ने इस ऑफर को स्वीकार करने में जरा भी देरी नहीं की। मस्त बहारों का मैं आशिक। फिल्म बननी शुरू हो गई। नवोदित डायरेक्टर रविकांत नगाइच और फिल्मों में सुपरस्टार का मुकाम पाने की हसरत लिए जितेंद्र साहब ने ये फिल्म पूरी शिद्दत से की क्योंकि इन दोनों की किस्मत दांव पे लगी थी। सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ। दोनों की एक ही तमन्ना थी कि इस फिल्म को हिट होना ही पड़ेगा। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दोनों के अरमान ठंडे हो गए क्योंकि इस फिल्म का व्यवसाय कुछ दिनों तक तो बिल्कुल ही ठंडा रहा। एक सप्ताह तो बहुत ही निराशाजनक बीते। थिएटर में तो लगी थी लेकिन बगैर दर्शकों के। इस घटना से दोनों बहुत मायूस हो चुके थे। जितेंद्र साहब के दिमाग में एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोचा कि इस फिल्म को चलाना बहुत ही जरूरी है। किसी भी तरीके से आम जनमानस में ये बात फैले। फर्ज फिल्म में थिएटरों में काफी भीड़ है। अपनी इस सोच को एक कदम और बढ़ाने के लिए जितेंद्र साहब ने अपनी जेब से फिल्म के 5,000 रुपए की टिकट खरीदे और लोगों में मुफ्त बांट दिया। फ्री में जब लोगों को टिकट मिला तो लोग सिनेमा हॉल के अंदर पहुंचे। लोगों को फिल्म फर्ज बहुत ही पसंद आई क्योंकि इसके सारे गाने सुपरहिट थे। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। जितेंद्र साहब की ये सोच बहुत ही सकारात्मक थी और सकारात्मक सोच के साथ किया हुआ काम हमेशा फलदायी होता है। 11वें सप्ताह के बाद इस फिल्म के व्यवसाय में क्रांति आ गई और देखते ही देखते फिल्म फर्ज जो थिएटर में लगी थी और दर्शकों के लिए तरस रही थी, अब फिल्मों के टिकट ब्लैक होने लगे थे। कहां इस फिल्म के समीक्षकों ने जिसे फ्लॉप फिल्म साबित कर दिया था, वहीं फिल्म फर्ज दर्शकों के साथ सिल्वर जुबली मनाने लगा। जितेंद्र के इस सकारात्मक सोच की वजह से जितेंद्र की किस्मत ने भी बहुत साथ दिया। एक सुपरहिट फिल्म को जलाल आगा साहब ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें अपने करियर से ज्यादा अपनी खुददारी पसंद थी। और इस तरह जितेंद्र साहब ने हिंदी सिनेमा में उसके बाद एक से एक सुपरहिट फिल्में देते गए। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, वो चूड़ियां हाथों में पहना के चूड़ियां। मुझे बुलाया शेरावालिए, मेघारे मेघारे मत परदेस जा रे। एक आंख मारूं तो पर्दा हट जाए, दूसरी आंख मारूं कलेजा कट जाए। हार गई मुझे तेरी जुदाई, कस गई ये तन्हाई। अब तिजारत बन गई है। सपनों में सजनी, सजनी पे दिल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना। आए बाहर जाने से उसके होता की ताकी रे, जब से तू आंखों में झांकी गई। नागन सी जुल्फें तेरी
दुनिया ने मुझको है समझा नकारा, नालायक नालायक कह के पुकारा। चलते चलते जितेंद्र साहब से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको बताता चलूं। 60 से 90 के दशक तक हिंदी सिनेमा में अपनी धाक जमाने वाले जितेंद्र साहब की चर्चाएं उनके अनोखे पहनावे के लिए भी होती है। जितेंद्र साहब हिंदी सिनेमा के इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपने करियर में 80 रीमेक फिल्मों में काम किया। दोस्तों, उनके लव और रोमांस की अपनी ही एक कहानी है जिसकी चर्चा हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। और अब बात जितेंद्र साहब की उस गंदी आदत की। जितेंद्र साहब जब भी टॉयलेट जाते हैं तो बाथरूम में पपीता और अन्य फल खाते हैं। ये एक ऐसी आदत है कि जितेंद्र साहब से छूटते नहीं छूटती। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।